कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान। इसीलिए आज कमजोर से कमजोर डरपोक से डरपोक आदमी अपने बहादुरी का, क्योंकि
नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अझायणं नमो लोय सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव पणाशनो मंगलानम च सव्यसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रथमोपशम सम्यक्त की प्रोसेस देखी थी, और इस बार एक मतलब इस क्लास में एक बार वापस उसको रिवाइज करने के भाव है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति के लिए जीव 3 करण करते हैं। मतलब सबसे पहले तो वो एलिजिबल बनता है, एलिजिबल पंचेंद्रीय पर्याप्त जीव, चारों गति के जीव हो सकते हैं। और उसके अलावा फिर जो ये 3 पॉइंट्स तो हमने देख लिए थे। फिर मिथ्या दृष्टि होना है, मतलब मिथ्या दृष्टि जो जीव है वही प्रथमोपशम की प्राप्ति, प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति की प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो उसमें मिथ्या दृष्टि अनादि भी हो सकता है, सादी भी हो सकता है। अनादि मतलब जो अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त किया हुआ है। और सादी मतलब जो कभी सम्यक्त्व का स्पर्श कर, मतलब सम्यक्त को प्राप्त करके फिर वापस से मिथ्यात्व में चले गया था, और मिथ्यात्व में ऐसा रहा कि उसकी जो सम्यक्त वेदने की जो सत्ता थी वो बहुत बहुत लोएस्ट से लोएस्ट हो गई, पर या पूर्ण रूप से हट गई, तो वो सम्यक वेदनी का उदय नहीं हो सकता, तो फिर वो सम्यक वापस प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसी अवस्था में वो प्रथमोपशम सम्यक की प्रोसेस वापस से स्टार्ट करता है। तो प्रथम अनादि मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, सादी मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा था प्रथमोपशम की प्राप्ति के लिए जब जीव, हाँ एक और पॉइंट रह गया, जब 7 कर्मों की, आयुष्य कर्म को हटाकर जो 7 कर्म है, उन 7 कर्मों की स्थिति को क्या करता है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम की कर देता है। जब इतनी लोएस्ट स्थिति, ये कैसे हो सक, मतलब कैसे ऐसे देखे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, तो जैसे अगर पत्थर है, तीखे किनोर वाले पत्थर है, वो पत्थर पानी के, नदी के अंदर है। अब वो नदी के बहाव के कारण, बहाव नदी बहती रहती है, और पानी के कारण वो जो पत्थर होते हैं वो एकदम चिकने हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब भावों की विशुद्धि 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 धीरे धीरे होती है, उस समय पर जो 7 कर्मों की स्थिति, जो इतनी हाईएस्ट स्थिति थी, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की भी थी, 30 वाले भी थे, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम वाले भी थे, इतनी हाई स्थिति वाले जो भी कर्म थे वो कम होते होते 1 कोड़ा कोड़ी के भी से भी कम हो जाते हैं। मतलब अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति जब जीव के रह जाती है 7 कर्मों की, तब जीव प्रथमोपशम की सम्यक्त की प्राप्ति के लिए मतलब अब वो प्राप्ति की प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। अब वो प्रोसेस स्टार्ट करने पे हर समय उसके अनंत अनंत गुणा विशुद्धि होती है जब वो ये प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करता है। 3 करण करता है उसके लिए, यथा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण। अपूर्वकरण का दूसरा नाम है निवृत्तिकरण, मतलब वहां पर भिन्नता होती है जीवों के भावों में। ठीक है, जीवों के भावों में मतलब जो पास्ट प्रेजेंट त्रिकाल की रूप से जो बात करें, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में एक समय पर अगर कोई जीव है, तो वो तीनों जीव के या फिर जितने भी जीव होंगे उन सभी के अध्यवसायों में डिफरेंस हो सकता है उस समय पर। ठीक है, मतलब एक रेंज रहती है, यथा प्रवृत्तकरण में भी अपूर्वकरण में भी। अनिवृत्तिकरण में कोई रेंज नहीं होती, एक फिक्स्ड लेवल होता है, जो भी जीव होंगे वो उस लेवल पर ही आके स्टक होंगे। मगर जो एक रेंज होती है कि इस रेंज से इस रेंज में रहेंगे, ऐसी कोई रेंज नहीं है। ये हो गई अनिवृत्तिकरण, भिन्नता नहीं होती, अनिवृत्ति। ठीक है, यथा प्रवृत्तकरण अपूर्वकरण में, यथा प्रवृत्तकरण आप असन्नी जीव भी, सॉरी असन्नी नहीं, अभव सिद्धिक जीव भी कर सकता है, करता है, अनंत बार कर चुका है, पर वो क्या नहीं कर पाया, वो यथा प्रवृत्तकरण करते करते जो उसने स्थिति बंध जो हम देखते हैं उसमें एक अपूर्व स्थिति बंध होता है, जो मतलब एक डिफरेंट तरह का रहता है, जो अभी तक करता आ रहा है वैसा नहीं। तो ऐसा स्थिति बंद करने पर भी वो क्या करता है, था प्रवृत्तकरण की लेवल पे पहुंचने के बावजूद भी राग द्वेष की ग्रंथियों को क्या नहीं कर पाता, उनका भेदन नहीं कर पाता। तो जब वो उनका भेदन नहीं कर पाता, मतलब राग द्वेष की जो गांठ बंधी हुई थी उनपे उनका भेदन नहीं करके वो वापस से
पीछा लौट जाता है, मतलब वापस मिथ्यात्व के अपनी मलिनता पे भावों की चले जाता है। तो इसीलिए वो यथा प्रवृत्तकरण कंप्लीट करके और फिर वो अपूर्वकरण पर नहीं पहुंच पाता। और जो जीव यथा प्रवृत्तकरण को कंप्लीट करके अंतर्मुहूर्त काल तक उसमें रहकर ग्रंथियों का भेदन करके फिर वो क्या करते हैं, अपूर्वकरण में प्रवेश करते हैं। इसमें क्या होता है, यथा प्रवृत्तकरण में स्थिति बंध होता है। स्थिति बंध कैसा होता है, तो बताया है कि जो फर्स्ट स्थिति बंध होगा अंतर्मुहूर्त काल का रहेगा। अंतर्मुहूर्त काल में ऐसा नहीं होगा कि एक ही समय पर उसकी स्थिति बंध जो स्थिति का लेवल है वो स्विच हो जाए। वो अंतर्मुहूर्त काल तक सेम स्थिति का बंद करता है, और फर्स्ट स्थिति बंद कंप्लीट करने के बाद जब वो सेकंड स्थिति बंद करता है तो वो क्या हो जाता है, पल्योपम का संकेतम भाग न्यून स्थिति का बंद करता है। फिर उसके बाद अंतर्मुहूर्त तक सेम स्थिति का बंद करने के बाद वापस से थर्ड स्थिति का जब बंद करता है तो और अंतर्मुहूर्त और पल्योपम का संकेतम भाग न्यून स्थिति हो जाती है जिसका वो बंद करता है। इस प्रकार वो स्थिति बंद करता है। फिर ऐसा स्थिति बंद के अगले समय पर जब यथा प्रवृत्तकरण एंड होता है, लास्ट स्थिति बंद के बाद जब जीव अपूर्वकरण में प्रवेश करता है, तो अपूर्वकरण में प्रवेश करने पर वो 4 कार्य अपूर्व कार्य स्टार्ट करता है, एक ही साथ स्टार्ट करता है। फर्स्ट समय से स्टार्ट किया उसने, क्या कार्य स्टार्ट किए, स्थिति बंध, स्थिति घात, गुण श्रेणी और अनुभाव घात और गुण श्रेणी। तो स्थिति बंध अब वो वापस से वैसे जैसे हमने पढ़ा उसी समान रहता है। स्थिति घात करता है, मतलब जो ऊपर की स्थिति, मतलब जो बाद में उदय में आने वाली, जिनकी स्थिति ज्यादा थी, जो बाद में उदय में आने वाले थे, उनको क्या कर लेता है वो प्रयत्न विशेष से वो पहले ही उदय में आने योग्य कर देता है, मतलब उनकी स्थिति को कम कर देता है। स्थिति कम हुई मतलब वो जो बाद तक आत्मा के साथ रहने वाले थे वो कम समय तक ही आत्मा के साथ रहेंगे और वो निकल जाएंगे। तो वो कैसे लाता है, तो पूरा एक हिस्सा उठा के लाता है स्थिति का, जिसको स्थिति कंडक कहते हैं। ऐसे स्थिति कंडक का जब घात होता है, उसकी स्थिति का घात हुआ, तो वो नीचे आकर कहाँ पर अरेंज होता है, तो वो बताया है कि वो ऐसा नहीं होगा कि किसी भी स्थिति में जाके वो प्रदेश फिट हो जाए, वो एक व्यवस्थित तरीके से वो फॉर्मेशन होता है, अरेंजमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं गुण श्रेणी। तो वो जो गुण श्रेणी है वो कैसी बनती है, तो वो सबसे लोएस्ट पे, अगर वो प्रकृति का उदय चल रहा होगा तो वो सबसे लोएस्ट पे आएगी, मतलब जो उदय समय वर्तमान में जो प्रेजेंट समय है, जिस समय उदय हो रहा है उस समय पर वो जो भी बाद वाले जो स्थिति के जो प्रदेश है वो उस समय पर आकर अरेंज हो जाएंगे, और फिर उससे ऊपर ऐसे अनंत अनंत गुणा मतलब उसके ऊपर, मतलब क्या हुआ कि अगले समय की स्थिति, उसके अगले समय की स्थिति, उसके अगले समय की स्थिति पर असंख्य गुणाकार रूप से, मतलब अभी जो प्रदेश उदय समय में जो प्रदेश आए हैं उनसे असंख्य गुणा अधिक प्रदेश इसके बाद वाले समय में होंगे, उससे असंख्य गुणा अधिक प्रदेश उसके बाद वाले समय में, ऐसे असंख्य गुणाकार रूप से कितने कितने ड्यूरेशन तक स्थापित करता है वो, तो बताया अंतर्मुहूर्त के ड्यूरेशन तक वो स्थापित करता है। ठीक है, फिर ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गुण श्रेणी रचना। और फिर अंतर्मुहूर्त की जो स्थिति के बाद जो आएगा वो होता है गुण श्रेणी शीर्ष। ठीक है, ये हुआ गुण श्रेणी। अब उसके साथ ही जब स्थिति घात करा, स्थिति बंद दोनों साथ में स्टार्ट होते हैं फर्स्ट समय पर ही, और साथ में एंड भी होते हैं। जितने टाइम में फर्स्ट स्थिति बंद, जैसे हमने बोला अंतर्मुहूर्त तक सेम स्थिति का बंद करता है, तो वैसे ही अंतर्मुहूर्त तक फर्स्ट स्थिति घात करेगा, और उसके बाद फिर सेकंड स्थिति बंद के साथ सेकंड स्थिति घात करेगा। अब ये गुण श्रेणी जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, निरंतर का अर्थ होता है स्थिति घात तो हर समय हो ही रहा है, तो ऐसे स्थिति घात के जो कंडक होते हैं, घातीमान कंडक, उनकी गुण श्रेणी रचना होती है। ठीक है, और इसी के साथ फर्स्ट समय पर ही अनुभाव घात भी स्टार्ट होता है। तो अनुभाव घात में क्या होता है, तो अनुभाव घात में जितने भी अशुभ कर्म, स्थिति में हम शुभ अशुभ दोनों की स्थिति को कम करते हैं, पर जो भी जीव अनुभाव घात करता है तो वो अनुभाव घात सिर्फ अशुभ कर्मों का करता है। अशुभ कर्मों का अनुभाव घात मतलब उसके अनुभाव मतलब पावर, उसका जो रस है उसको कम कर देता है, जितनी तीव्रता के साथ वो उदय में आने वाली थी वो पावर को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, वो पावर कम करना क्या कहलाता है, अनुभाव घात कहलाता है। अब ऐसे करते करते ये 4 कार्य करे उसने, और अपूर्व करण जो है, प्लीज एनोटेशंस ऑफ करिए।
ऐसे 4 कार्य करने पर जब वो अपूर्वकरण कंप्लीट करके, हाँ अच्छा, एक बार उदयमान के साथ अनुदयमान की भी अगर वो प्रकृति का उदय नहीं है तो वो लोएस्ट समय से नहीं करेगा। वो अरेंजमेंट कहाँ से स्टार्ट करेगा, प्रदेशों को सबसे पहले कौन सी स्थिति पर रखेगा, तो उदय समय से एक आवलिका बाद का जो समय होगा उस वाली स्थिति पर सबसे पहले प्रदेशों को अरेंज करेगा। फिर उससे एक समय अधिक की स्थिति पर वो असंख्य गुणाकार रूप से स्थापित करता जाएगा। ये यहाँ पर हमने बताया था। एक आवलिका बाद उसको बोलते हैं उदय आवलिका। उदय आवलिका में कोई भी प्रदेश को अरेंज नहीं करेगा क्योंकि वो प्रकृति अनुदयमान है, उसका उदय नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर आता है, अब जब ऐसे अपूर्वकरण की अंतर्मुहूर्त काल कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर जीव अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करता है। तो अनिवृत्तिकरण में जब प्रवेश करेगा तो उसके मतलब अनिवृत्तिकरण में भी यही सेम कार्य, चारों कार्य करता रहेगा। और फिर सेम कार्य करने के बाद में क्या होता है, अनिवृत्तिकरण के बहुसंख्य भाग बीत गया और सिर्फ एक संख्येतम भाग जो है वो शेष रहा हुआ है, मतलब बचा है। अब ड्यूरेशन सिर्फ 1 संख्येतम भाग जितनी ड्यूरेशन अनिवृत्तिकरण की बची है। अब इतने काल में सारी प्रोसेस मतलब सारी मतलब जो भी प्रोसेस होती है वो इतने ही काल में लगभग करना होता है जीव को। तो वो क्या प्रोसेस होती है, तो वो होता है अंतरकरण की प्रक्रिया। अब इसमें अंतरकरण की प्रक्रिया में भी क्या होता है, जैसे जीव अपूर्वकरण, ये अनिवृत्तिकरण का बहुसंख्येतम भाग व्यतीत हुआ, उसके बाद ये बचा एक असंख्येतम भाग, ये पूरा बहुसंख्येतम भाग है। अब इस एक असंख्येतम भाग में क्या हुआ, अंतरकरण की प्रोसेस स्टार्ट हुई। तो अंतरकरण की प्रोसेस में क्या बचा, दिखाई नहीं दे रहा है। कोड नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ हाँ। अंतरकरण की प्रोसेस में क्या होता है, जब वो अंतरकरण स्टार्ट करता है तो वो अंतरकरण अभी हमारे पास, मतलब अंतरकरण मतलब ये हमारा उदय समय, अब ये पास्ट सब निकल चुका है, अब इसको कुछ नहीं देखना। अब क्या होगा, ये अंतरकरण के समय पर क्या स्टार्ट हुआ है, अंतरकरण में मतलब क्या करता है, तो अंतर क्रिएट करता है। तो अंतर कब क्रिएट करेगा, तो ये उदय समय है, ये हमारा प्रेजेंट समय है। तो अब जितना ये अंतर्मुहूर्त का पार्ट बचा है, देखो टोटल अनिवृत्तिकरण भी अंतर्मुहूर्त का ही होता है, उसके बहुसंख्य और एक असंख्यतम भाग, एक संख्यतम भाग भी अंतर्मुहूर्त के अंदर ही कहलाता है। तो ये जो अंतर्मुहूर्त का ड्यूरेशन है, इस अंतर्मुहूर्त में क्या होता है, इस अंतर्मुहूर्त तक तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती मिथ्यात्व के दलीकों की। इसके बाद, क्योंकि ये पूरा अनिवृत्तिकरण का प्रोसेस चलता रहेगा, अनिवृत्तिकरण के बाद का जो अंतर्मुहूर्त ड्यूरेशन होता है, उतने एरिया को क्या करता है, वो वहां पर अंतर क्रिएट करना है जीव को। तो अंतर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट होगा, तो यहाँ पर अभी हमको पता है जैसे हमारी अभी तक मिथ्यात्व की स्थिति थी, तो यहाँ से कंटिन्यू हमारी मिथ्यात्व की प्रदेश तो जमे ही हुए हैं, उस स्थितियों में प्रदेश जमे हैं, क्योंकि हमारा मिथ्यात्व का तो ऑलरेडी जो बांध लिया है सत्ता में पड़ा हुआ है, तो वो सभी हर समय पर जो है प्रदेश जमे हुए हैं। पर बीच में हमको थोड़ा सा एरिया ऐसा बताना है जिसमें वो प्रदेश नहीं हो, जिसको बोलते हैं अंतर, एक गैप क्रिएट करना है स्थिति में। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर सारे प्रदेश अरेंज्ड हैं और अब यहाँ पर भी अरेंज्ड थे, पर इस समय पर जितना एक हुआ है उसमें तो कुछ नहीं करता। उसके बाद मतलब अनिवृत्तिकरण के बाद वाले अंतर्मुहूर्त, मतलब बाद से, उस समय के बाद से, मतलब इसका जो लास्ट समय, उसके बाद से अंतर्मुहूर्त काल तक में जितने भी मिथ्यात्व के प्रदेश थे, उन मिथ्यात्व के प्रदेशों को या तो वो पहले डाल देता है या फिर उसके बाद, मतलब या तो अंतरकरण अनिवृत्तिकरण के जो रेंज है उसी में ही डाल देता है, या फिर या फिर जो अनिवृत्तिकरण के बाद का जो अंतर्मुहूर्त है उसके बाद जो भी प्रदेश उदय में आने हैं उस समय पर डाल देता है। तो अब ये भी मिथ्यात्व की थी, ये भी मिथ्यात्व की ही है, मतलब सत्ता तो मिथ्यात्व के प्रदेशों की है। तो ये कहलाती है मिथ्यात्व की फर्स्ट स्थिति और ये कहलाती है मिथ्यात्व की सेकंड स्थिति। अब ये फर्स्ट और सेकंड कब कहलाई, तो ये ऐसा होता है कि अंतरकरण की जब ये प्रोसेस चल रही है ना, जब ये इधर 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 डाल रहा है, इधर डाल रहा है, कुछ उधर डाल रहा है, कुछ इधर डाल रहा है, तो इस समय पे करते करते एक समय तो आगे बढ़ ही रहा है ना अंतरकरण की प्रोसेस में। तो करते करते एक ड्यूरेशन, ये वाला जो ड्यूरेशन आया, यहाँ पर मान लो अंतरकरण क्या हो गया,
खत्म हो गया, एंड हो गया। ठीक है, अब ये अंतरकरण की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, मतलब क्या हुआ, अंतर क्रिएट हो गया। जितने भी ये प्रदेश थे वो सारे अब इस एरिया में कोई भी मिथ्यात्व के प्रदेश नहीं है। तो ये मिथ्यात्व के प्रदेश जब खाली हो गए तो ये इस छोटे से ड्यूरेशन में भी है और इस वाले पार्ट में भी है और इस वाले पार्ट में भी है। तो इस पार्ट में जो भी कहलाए यहाँ पर मिथ्यात्व का उदय रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इस वाले पार्ट में कुछ भी नहीं करा था, यहाँ हमारा मिथ्या दृष्टि ही अवस्था चल रही है। हमने देखा ना कि जब तक प्रथमोपशम प्राप्त नहीं होता तब तक मिथ्या दृष्टि अवस्था रहती है। तो ये पूरी मिथ्या दृष्टि अवस्था थी और इस मिथ्या दृष्टि अवस्था में ये वाला पार्ट भी, अब हमारा यहाँ पर जो अंतरकरण में भी मिथ्यात्व का उदय था, लेकिन उसके बाद भी अंतरकरण खत्म होने के बाद भी मिथ्यात्व का उदय रहता है। तो वो कौन सा वाले मिथ्यात्व के दलिक होंगे, तो वो मिथ्यात्व की फर्स्ट स्थिति में जितने भी दलिक पड़े हुए वो सभी उदय में आएंगे। और इस मिथ्यात्व के फर्स्ट स्थिति वाले जो दलिक है उसके साथ साथ ही अनंतानुबंधी चतुष्क का भी क्या होता है, उदय चल रहा होता है। ठीक है, तो मिथ्यात्व वेदनी का भी उदय रहता है और अनंतानुबंधी चतुष्क का भी उदय रहता है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ तक, अब जितना रिमेनिंग समय है उसमें मिथ्यात्व के और अनंतानुबंधी के उदय के साथ साथ जीव आगे बढ़ा, उसने अनिवृत्तिकरण का अपना जो भी ड्यूरेशन था वो कंप्लीट किया। अब ये कंप्लीट करने के बाद जस्ट नेक्स्ट समय में अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिथ्यात्व एक्चुअल में करता क्या है, मिथ्यात्व वेदनी सम्यक्त्व जो आत्मा का जो गुण है सम्यक्त्व का, उस गुण को क्या कर देता है, ढक देता है। ठीक है, उस गुण को प्रकट नहीं होने देता, उस गुण पर आवरण लगाया हुआ है, एक तरह से मतलब दबा कर रखा हुआ है उस गुण को। तो अब यहाँ पर जब मिथ्यात्व के दलिक ही नहीं है तो ऑफकोर्स संकेत प्रकट होगा, सम्यक का गुण है, क्योंकि उसको दबाने वाला कोई नहीं बचा, अब वो पर्दा ही नहीं बचा है तो फिर मतलब बीच में कोई ऑब्स्टेकल बचा नहीं है। तो ये जो मिथ्यात्व के दलिकों से रहित जो एरिया है वहां पर जैसे ही प्रवेश करता है, ये अनिवृत्तिकरण का लास्ट समय एंड हुआ और प्रवेश करते ही फर्स्ट समय पर ही क्या हुआ, उसकी सम्यक तो प्रकट हो गया है। सम्यक कौन सा प्रकट हुआ है, तो जीव जो भी सम्यक तो सबसे पहले प्राप्त करता है वो सम्यक तो होता है उपशम सम्यक। कभी भी डायरेक्ट शायिक सम्यक नहीं मिलता, कभी डायरेक्ट शयोपशम पे नहीं आता है, सबसे पहले कौन सा मिलता है, तो सबसे पहले उपशम सम्यक तो मिलता है। तो उपशम सम्यक तो वो भी सबसे पहली बार मिल रहा है, मिथ्यात्व अवस्था के बाद मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, प्रथम उपशम सम्यक तो। ठीक है, अब ये प्रथम ऑप्शन सम्यक तो फर्स्ट समय पर ही उसको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। क्योंकि वहां पर क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि वहां पर कोई भी वो नहीं बचा, मिथ्यात्व के दलिक नहीं बचे, तो सम्यक का गुण प्रकट हो गया। अब जय सम्यक का जिनेन्द्र गुण जी, प्रकट हुआ। जय जिनेन्द्र जी, क्वेश्चन था मेरा ये। वो जैसे अंतरकरण का प्रोसेस प्रोसेस जो हुआ तो उस जगह पे वो ब्लैंक हो गया वो जगह। अंतरकरण का प्रोसेस ही तो उसको ब्लैंक करने के लिए हाँ, था। मतलब वो ब्लैंक हुआ वो जगह, तो फिर जीव उसमें सम्यक तो प्राप्त कर लेगा। वही तो बताया, प्रथमोपशम सम्यक्ति तो है, मिथ्यात्व सम्यक्त्व को दबा रहा था। जब मिथ्यात्व ही नहीं बचा तो इसी फर्स्ट समय पर ही उसका जो सम्यक्त्व गुण है वो प्रकट हो गया। प्राप्त मतलब क्या, यहाँ पर प्राप्त वर्ड जरूर लिखा जाता है, पर अगर हम उसको समझे व्यवस्थित तो वो क्या है, आत्मा का ही तो गुण है। जैसे ज्ञान अंदर जी। से प्रकट होता है, जब सारे ज्ञानावर्णी कर्म हट जाते हैं हम्म। तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। वैसे ही जी। जो मिथ्यात्व के जो दलिक है, तो वो मिथ्यात्व के दलिक इस एरिया से क्या होगा, इस एरिया में कोई भी मिथ्यात्व का दलिक नहीं है, वो खाली हो गया। तो इसलिए ये जो मिथ्यात्व के ये जो गैप वाला जो एरिया है उसमें प्रवेश करते ही फर्स्ट समय में जीव का जो सम्यक का गुण है वो प्रकट हो गया। तो कौन सा सम्यक, क्योंकि सम्यक तो भी हमने देखा 4 प्रकार का है, तो कौन सा सम्यक तो प्राप्त हुआ, तो उपशम सम्यक तो प्राप्त हुआ। जी। उपशम सम्यक तो क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि ये मिथ्यात्व की आगे स्थिति है, ऐसा नहीं है कि उसको आत्मा से क्षय कर दिया। स्थिति मतलब मिथ्यात्व के दलिक आत्मा में प्रेजेंट है पर उनका उदय नहीं बचा। तो इतने एरिया में उनका उदय नहीं बचा ना, वो दलिक ही नहीं है, इतने एरिया में नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, आत्मा में तो प्रेजेंट है पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय है उतनी स्थिति में कोई भी नहीं है, अगर कोई है तो इसके बाद है। तो ये गैप क्रिएट हुआ, ये कहलाता है अंतर। अब ये जो अंतर क्रिएट हुआ है
ये जो अंतर क्रिएट हुआ है, ये अंतर में जीव के मिथ्यात्व वेदनी का उदय नहीं रहेगा, लेकिन बाद में मिथ्यात्व की सत्ता में पड़ी हुई है। इसीलिए ये जो है वो क्या कहलाएगा, उपशम सम्यक्त्व कहलाएगा। और फर्स्ट टाइम मिथ्या दृष्टि से सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है तो वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहलाएगा। ठीक है, ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। अब प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के साथ साथ ही इस जगह पर और भी प्रोसेस होती है, मतलब इस जगह मतलब इसी समय पर, जिस समय पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्रकट हुआ है, और भी प्रोसेस होती है। तो वो और प्रोसेस कौन सी होती है, तो इस समय पर जो ये बाद वाले जो मिथ्यात्व के दलित थे, इस दलित को क्या कर देता है जीव, 3 भाग में डिवाइड कर देता है। मतलब ये जैसे अगर बोले ये इस टाइप के, ये जो उसके दलित थे, ठीक है। अब ये जो आपकी बुक में है ये ऐसा दिया हुआ है ना, ये ऊपर है। तो अब इसमें क्या होता है, थोड़े से जो पार्ट है, इधर इधर का जो पार्ट, ठीक है। अब इसी समय पर क्या हो रहा है, फर्स्ट समय पर ही एक प्रोसेस होती है, मतलब एक वर्ड टर्म नाम दिया जाता है त्रिपुंज। तो त्रिपुंज बनाता है जीव, त्रिपुंज बना रहा है, मतलब क्या हुआ कि 3 भाग कर रहा है किसके, तो ये जो आपके इसमें बुक में जो सामने है ना, वो इस टाइप से, ये ऊपर के निषेक है, ये अंतर है, ये वाला बीच का पूरा, और ये पूरा नीचे का पार्ट है। ठीक है, मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति, यहाँ तक तो हमारा रिमूव हो ही गया था। ये मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति है और ये मिथ्यात्व की द्वितीय स्थिति है। तो अब इसमें जो मिथ्यात्व की द्वितीय स्थिति है उसमें वो कुछ प्रदेशों को तो क्या करता है, ऐसे 3 भाग कर देता है, एक ये और एक ये, ऐसे 3 भाग कर देता है। तो ये कुछ प्रदेश जो होंगे ना, इन प्रदेशों में जो होता है, इन प्रदेशों का मतलब इनकी शुद्धि कर देता है। ठीक है, और कुछ प्रदेश होते हैं वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं करता, और कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जो अर्ध शुद्धि पे रहते हैं। अर्ध विशुद्धि मतलब क्या हुआ, थोड़े तो शुद्ध हुए पर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए। तो ये कैसे समझना, तो इसमें एक तो कोद्रव नाम का एक धान्य है, उसका एग्जाम्पल देते हैं, और दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं, एकदम प्योर व्हाइट है, एक ऑफ व्हाइट है, और एक पूरा कीचड़ में सना हुआ है। तो जो पूरा कीचड़ में सना हुआ है वो तो पूर्ण रूप से अशुद्ध है, और थोड़ा सा कीचड़ हटा दिया गया पर पूर्ण रूप से उसको व्हाइट नहीं किया है, वो अर्ध विशुद्धि है। और जो पूर्ण रूप से व्हाइट चमका दिया गया उसको क्या बोला, पूर्ण रूप से शुद्ध। तो ऐसे जो प्रदेश हैं, अब ये मतलब शुद्धि कैसे होती है, तो ये जो विशुद्धि है वो इस प्रकार से होती है कि कुछ प्रदेश, ये टोटल सभी मिथ्यात्व के प्रदेश थे, तो मिथ्यात्व के कुछ प्रदेशों को क्या कर देता है इसी समय पर, ये फर्स्ट समय पर ही कर रहा है, हाँ, ये जो ये वाला जो समय है, इसी समय पर क्या कर रहा है, ये प्रदेश जो मिथ्यात्व के प्रदेश थे उसमें से कुछ प्रदेशों की जो अनुभव था, मतलब जब हम अनुभव बंद कर रहे थे तो उसमें हमने अनुभव डाला था, पावर शक्ति डाली थी, उस शक्ति को बहुत 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 मंद कर देता है। तो उस शक्ति को मंद करा मतलब क्या हुआ, मिथ्यात्व, आप लोग बताइए, मिथ्यात्व सर्वघातिनी प्रकृति है या देशघातिनी, मिथ्यात्व वेदनी, सर्वघातिनी। सर्वघातिनी। प्रकृति, सम्यक वेदनी क्या है, सर्वघातिनी। देश खाते नहीं। देशघातिनी। तो ये जो मिथ्यात्व के दलित थे, सर्वघाती रूप में थे, सर्वघाती अनुभव था उनका, उस सर्वघाती अनुभव, सर्वघाती जो मतलब उनमें अनुभव जो डला हुआ था उसको इतना मंद 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 कर देती है कि वो देशघाती रूप में रह जाता है। आंशिक रूप से ही क्या कर पाता है, सिर्फ घात कर पाता है, पूर्ण रूप से आत्मा के सम्यक्त्व गुण का घात नहीं कर पाता। इतनी मंदता आ जाती है उसके उदय में, उसके जो अनुभव है उसमें। और कुछ प्रदेशों में थोड़े कम लेवल की, ठीक है, और कुछ प्रदेश तो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं करता, उसमें जितना हाई लेवल का सम्यक्त्व को ढकने का सर्वघाती अनुभव है वो वैसा की वैसा ही रहने देता है। तो ये 3 भाग बनते हैं, 3 पुंज, पुंज मतलब क्या होते हैं, भाग, ठीक है। तो त्रिपुंज बनता है, ये त्रिपुंज फर्स्ट समय पर ही बना है, मतलब कुछ दलिकों की तो पूर्ण रूप से विशुद्धि कर दी, कुछ अर्ध शुद्ध है और कुछ को एज इट इज रहने दिया, तो वो मिथ्यात्व वेदनी के बन गए। जो अर्ध विशुद्धि वाले थे वो सम्यक मिथ्यात्व वेदनी के बने, और जो पूर्ण रूप से शुद्ध कर दिए उनको क्या करा, सम्यक वेदनी के दलित कहलाए वो। अब उनमें देशघाती अनुभव है, उनके अनुभव को टोटल हीन नहीं करा है, मतलब वो आंशिक रूप से घात करेंगे, मतलब क्या हुआ,
सम्यक का गुण तो प्रकट होगा पर थोड़े थोड़े रूप से उसमें दोष लगेगा। और सम्यक वेदनी की डेफिनेशन में हमने यही देखा था कि सम्यक की प्राप्ति तो हो जाती है लेकिन क्या होता है, आंशिक रूप से उसमें दोष लगते हैं, बस ऐसा। तो ये सम्यक वेदनी वही है, सम्यक की प्राप्ति हो जाती है, ये मिथ्यात्व कही। इससे एक बात और हमें सिद्ध होती है कि इसीलिए इन दोनों प्रकृतियों का क्या नहीं होता, बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ये ऑलरेडी मिथ्यात्व के जो दलिक है उसी को ही वो इस प्रोसेस में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है अलग अलग लेवल की विशुद्धि पे। ठीक है, अब इसको बोला जाता है कोद्रव। एक कोद्रव धान्य होता है, उसके एग्जाम्पल से दिया जाता है कि उसमें जो मतलब कोद्रव में मादकता होती है, नशा होता है। तो जो विशुद्ध कोद्रव है, मतलब जो बहुत जिनको एक मतलब कुछ प्रोसेस करी है उसकी औषधि वगैरह डाल के, तो उसकी मादकता जो नशा था उसको कम कर रहा है। तो एक मतलब कुछ धान्य ऐसे होते हैं जिनमें नशा टोटली खत्म हो जाता है, मतलब लगभग टोटल नष्ट जैसे ही मानते हैं, उसमें नशा नहीं बचता। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो एज इट इज रह जाते हैं, जिनका नशा बिल्कुल भी कम नहीं हो पाता। और कुछ ऐसे रहते हैं जिनमें थोड़ा सा तो नशा कम होता है पर फिर भी उनमें नशा प्रेजेंट रहता है। तो ये होती है 3 टाइप के कोद्रव की स्थिति। तो वैसे ही 3 टाइप का मिथ्यात्व वेदनी के दलिकों का 3 भाग किया, मतलब त्रिपुंज बनाया। तो वो सम्यक वेदनी का पुंज कहलाया, दूसरा मिथ्यात्व वेदनी का पुंज कहलाया और तीसरा सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का पुंज कहलाया। ठीक है, ये त्रिपुंज बनाया। अब 3 पुंज जब उसने इसी समय पर बनाए, फर्स्ट समय पर ही, तो ये फर्स्ट समय पर त्रिपुंज क्रिएट करा। उसके बाद फिर वो अंतर्मुहूर्त, क्योंकि ये ड्यूरेशन है, कोई भी किसी भी प्रकृति का उपशम अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब उसका दबाया है, जो उपशम का यही अर्थ हुआ था कि उदय में नहीं है पर सत्ता में है। तो जितना उसको दबाया गया वो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा किसी भी स्थिति, किसी भी प्रकृति को नहीं दबाया जा सकता। तो ये प्रथमोपशम की अवस्था में अंतर्मुहूर्त तक रहने के बाद उसको इन तीनों में से किसी एक का उदय होना पड़ेगा। ठीक है, अब तीनों में से किसी एक का उदय, एक बार हम ये पूरा पढ़ेंगे, एक बार प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। 3 में से अब यहाँ पर ही फर्स्ट समय पर ही जीव क्या कहला गया, प्रथमोपशम सम्यक कहला गया। उसने प्रथमोपशम सम्यक का पूरा अंतर्मुहूर्त का ड्यूरेशन क्रॉस किया, मतलब जो भी ड्यूरेशन था उसमें आगे आगे बढ़ता रहा, प्रथमोपशम सम्यक्त्व में रहा। अब प्रथमोपशम सम्यक्त्व में वो, अब उसके बाद जब उसका अंतर्मुहूर्त काल एंड होगा तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो चूज करना पड़ेगा। अब वो उपशम की अवस्था में नहीं रह सकता, इन तीनों में से कुछ एक तो उदय में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इन तीनों में ही नहीं आता बल्कि उसके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं। जब ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति मतलब एंड होने में, जब ये पूरा उसका काल एंड होने में होता है प्राप्ति के बाद का, तो ये अंतर्मुहूर्त काल एंड होने में जब ये वाली जो अवस्था आनी होती है, इस अवस्था पे क्या करता है जीव, इस अवस्था पे या तो वो उसके भावों में, अच्छा अब एक बात और रह गई कि ये जो फर्स्ट समय है, वो फर्स्ट समय पर जीव या तो 4th गुण स्थान को प्राप्त हुआ या 5th को प्राप्त हुआ या फिर 7th को प्राप्त हुआ। ये फर्स्ट समय पर जैसे उसकी प्रथमोपशम सम्यक की अवस्था आई, क्योंकि सम्यक का गुण प्रकट हो गया, हमने देखा मिथ्यात्व नहीं बचे। तो अब जब सम्यक का गुण प्रकट हुआ है तो सम्यक के गुण स्थान तो बहुत सारे हैं, 4th से ऊपर तक सभी सम्यक के गुण स्थान है। तो कौन सा होगा, तो इसमें या तो 4th होता है या 5th होता है या फिर 7th होता है। ठीक है, अब जो जीव 4th 5th या फिर 7th में अपने इंडिविजुअल परिणामों के अकॉर्डिंग 4th में आता है, 5th में आता है नहीं या होने फिर का क्या कारण है? इसमें 6th आपने नहीं बताया ना, तो उसका क्या कारण है? देखिए अभी ऐसा गैस किया, मतलब अभी जो गैस किया जा रहा है, एग्जैक्ट जिन्होंने संशोधन किया उनसे तो पूछने में नहीं आया है, पर ऐसा बोल रहे हैं कि जो 6th गुणस्थान, मतलब ऐसा मान्यता ऐसी है पास्ट से, ये कंफर्म है कि जब भी जीव सबसे पहले सम्यक्त्व को, सबसे पहले लाइफ में सबसे पहले संयम को प्राप्त करता है, सम्यक्त्व को नहीं, पूरा जीवन काल में अपने भाव में। अभी भी कोई भी आत्मा जब जैसे ही श्रावक व्रत से जैसे ही संयम को स्वीकार करती है, तो कोई भी जीव सबसे पहले प्रमत्त संयम को नहीं स्वीकार करता, डायरेक्ट 7th गुण स्थान में जाता है। जब मतलब जब हम देखते हैं कि जब दीक्षा भी स्वीकार की जाती, संयम जो श्रावक बना था उससे संयम में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उस समय पर उनके अप्रमत्त अवस्था होगी, वो डायरेक्ट 5th गुण स्थान से सीधा 7th गुण स्थान पे जाते हैं। जब भी लाइफ में सबसे पहले संयम पाया जाता है तो वो
अप्रमत्त संयत होता है। और फिर उसके बाद भले ही वो सिक्स्थ में आ जाए, मतलब अगले ही समय पर भी आ सकता है, अंतर्मुहूर्त रहकर भी आ सकता है। लेकिन लाइफ में जब भी सबसे पहले अब जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनादिकाल से मिथ्यात्व अवस्था थी, और मिथ्यात्व के बाद अब वो सम्यक तो पहली बार उसको मिला है, मतलब फोर्थ गुणस्थान उसने पहली बार देखा है। और ये फर्स्ट गुणस्थान से या तो उसके लेवल इतना हुआ तो वो फोर्थ में जाएगा, लेवल इतना हुआ तो फिफ्थ में जाएगा, और लेवल इतना हुआ तो वो सेवंथ में जाएगा। तो लेवल उसके पास 3 है। तो अब 3 में से फर्स्ट से अगर वो डायरेक्ट सेवंथ में जा रहा है, या फिर सिक्स्थ में जो पहले मानते थे, तो डायरेक्ट सिक्स्थ में जाएगा, तो लाइफ में सबसे पहले संयम को टच किया है ना, तो वो प्रमाद वाले संयम को टच नहीं करेगा, वो अप्रमत्त संयम को ही टच करेगा। या तो वो संयम को टच ही नहीं कर रहा है, अविरत है पर सम्यक दृष्टि है, या फिर वो वीरता विरत सम्यक दृष्टि है, या फिर वो सर्वविरत है। तो सर्वविरत है तो कभी भी लाइफ में सबसे पहले सर्वविरति स्वीकारी जाती है, तो वो अप्रमत्त अवस्था ही होती है। फिर वापस से सिक्स्थ, मतलब प्रथमोपशम के रहते हुए सिक्स्थ गुणस्थान हो सकता है, पर सबसे पहले प्राप्त कर रहे हैं तो वो सिक्स्थ में नहीं जाएगा, वो फोर्थ, फिफ्थ या फिर सेवंथ में ही जाएगा। ठीक है। दीदी पहले लेकिन इसमें एक चीज और है मैडम, प्रमत्त अवस्था के बाद ही तो अप्रमत्त अवस्था आती है ना। ये जरूरी नहीं है, नहीं डायरेक्ट नहीं, इसमें एक चीज है, सिक्स्थ गुणस्थान हमेशा गिरने का गुणस्थान होता है, मतलब हमेशा। डायरेक्ट 6 में नहीं जाएंगे, 7 से 6 में आते हैं, ये है उसका फंडा। हाँ, तो बात वही हुई ना कि हाँ 7 से 6 में आ रहा है। फिफ्थ से अगर फर्स्ट टाइम संयम, जैसे अश्रावक पना है, वो फर्स्ट टाइम संयम मिलना है, तो वो सबसे पहले फिफ्थ से सेवंथ में ही जाएगा। फिफ्थ से ये 6 बिल्कुल में, सही लॉजिक है, 6 में गिर के ही आएगा, हाँ, गिर दैट्स के द ही पॉइंट। आएगा। ठीक है। तो हाँ, फिर ये जो बात हो गई यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ या फिर सेवंथ गुणस्थान में आया। अब वैसे गुणस्थान में प्रथमोपशम सम्यक्त्व की अवस्था है, उसके बाद फिर वो सेवंथ के बाद सिक्स्थ में भी वापस आ सकता है, वो प्रथमोपशम की अवस्था में ही है। और फिर क्रॉस करके पूरा ड्यूरेशन, फिर क्या होता है, 4 ऑप्शंस उसके पास खुले रहते हैं। क्या खुले रहते हैं? अभी प्रथमोपशम सम्यक्त्व का एंडिंग पॉइंट था, ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व का एंडिंग पॉइंट है। ठीक है। अब इस एंडिंग पॉइंट में क्या होगा, इस एंडिंग पॉइंट में मान लो प्रथमोपशम एंड हो रहा था, उसके जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली का, मतलब इतना ड्यूरेशन, ये जो ड्यूरेशन है थोड़ा सा, ये वाला जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन या तो एक समय का होगा, एक समय, या फिर जघन्य एक समय, या फिर उत्कृष्ट 6 आवली का शेष रहे। ठीक है, 6 आवली का शेष रही। अब ये काल पूरा होने के पहले है ना, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 6 आवलिका का काल शेष रहे, अभी इतना सा काल बचा। और इस बीच में क्या हो गया, इस ड्यूरेशन में A4, जो हमारा अभी A4 क्या हो चुका था, क्षय हो चुका था, आत्मा से क्षय हुआ, नहीं सॉरी, आत्मा से क्षय नहीं हुआ है, ये अभी इस वाली जो प्रथम स्थिति थी, वो प्रथम स्थिति में उसका उदय था, और इस ड्यूरेशन में उसको हमने क्या कर दिया है, प्रथमोपशम में क्या अवस्था होती है, क्षयोपशम की होती है। D3 का उपशम होता है और A4 का क्षयोपशम होता है। तो यहाँ पर ये ड्यूरेशन में क्या चल रहा था, अभी A4 का क्षयोपशम चल रहा था। पर अब इस A4 के क्षयोपशम के बाद मान लो 6 आवलिका का मैक्सिमम 6 आवलिका और मिनिमम एक समय बचा है एंड होने में, और उस समय पर क्या हो गया, A4 का बंध स्टार्ट हो गया, बंध के साथ साथ उदय भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, बंध और उदय दोनों स्टार्ट हो गया। तो जब जैसे ही A4 का बंध और उदय प्रारंभ हुआ, उसी समय पर तो क्या हो जाएगा, जीव A4 का बंध और उदय की जो स्थिति होती है वो होती है सेकंड गुणस्थान वाली, सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसमें टेबल में एक बार लिखवाया था सबसे स्टार्टिंग की क्लासेस में, कि आप नीचे एक बार सास्वादन सम्यक में ये भी लिख लो कि D3 का तो क्या रहेगा, उपशम रहेगा, ये आपने उस समय A4 का बंद, का बंद लिखवाया था, मैंने बंध लिखवाया था। हाँ। तो सास्वादन सम्यक्त्व की अवस्था में क्या होता है, D3 का तो उपशम रहता है, क्योंकि वो औपशमिक सम्यक्त्व से सास्वादन पे टच करता हुआ फिर मिथ्यात्व में जाता है।
तो उसके बंध, अगर A4 का बंध स्टार्ट हो गया, अभी तक इस ड्यूरेशन में शयोपशम चल रहा था, यहाँ पर उदय था, उदय के बाद सम्यक प्रथमोपशम में उसका शयोपशम हुआ, और उसके बाद जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 आवलिका का समय अगर बचा हुआ था, और उसके A4 का बंध स्टार्ट हुआ, जिस समय बंद हुआ उसी समय उसका उदय भी स्टार्ट हो जाता है। तो बंध और उदय दोनों स्टार्ट हो गए। तो जब इसका बंध और उदय स्टार्ट हुआ तो जीव कौन से सेकंड गुणस्थान, सासादन गुणस्थान की अवस्था में आ गया, मतलब वो सासादन सम्यक दृष्टि कहलाया। और फिर उसके बाद कंपलसरी वो कहाँ जाएगा, तो वो मिथ्यात्व में ही जाता है कंपलसरी। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि सेकंड गुण स्थान से उसको फर्स्ट गुण स्थान में ही जाना है, पर वो डायरेक्ट वाली बात नहीं हुई। अभी क्या हुई, प्रथमोपशम की अवस्था थी, प्रथमोपशम से एक अवस्था क्या मिली उसको, कि अगर इतना सा ड्यूरेशन बचा था और उसके A4 का बंध उदय स्टार्ट हो गया, तो क्या हो गया, वो सासादन सम्यक दृष्टि कहला गया। उसके बाद आगे फ्यूचर कुछ भी है उसका मिथ्यात्व पता है हमको, पर पहली अवस्था प्रथमोपशम से क्या मिली, सासादन सम्यक दृष्टि की। अब सेकेंड अवस्था, मान लो ये ड्यूरेशन में उसका A4 का उदय नहीं हुआ, A4 का बंध और उदय नहीं हुआ, यहाँ पर उसका शयोपशम ही चल रहा है। अब शयोपशम के बाद उसके क्या हुए, भावों में क्या हुई, विशुद्धि हुई। मान लो बहुत परिणाम उसके शुभ हुए, तो शुभ परिणाम में उसके सम्यक वेदनी का उदय होगा। और जब सम्यक वेदनी का उदय हुआ, सम्यक वेदनी का जो पुंज था, सम्यक वाला भाग, उसका जब उदय हुआ तो जीव क्या कहला गया, शायोपशमिक सम्यक्त्वी कहला गया। ठीक है, या था सासादन सम्यक्त्वी था, फिर वो शायोपशमिक सम्यक्त्वी कहला जाएगा। फिर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर उसके पूर्ण रूप से अशुभ रहे, ठीक है, पूर्ण रूप से अशुभ वाला जो है ये हमारा बीच का पूर्ण अशुभ रहे, तो वो क्या कहला जाएगा, मिथ्या दृष्टि। ठीक है, और अर्ध विशुद्धि पे है, मतलब मध्यम है, उसके परिणाम बहुत उच्च नहीं हुए और बहुत मलिनता वाले भी नहीं हुए, तो वो सम्यक मिथ्यात्वी की अवस्था कहला गई, वो थर्ड गुण स्थान में चला जाएगा। ठीक है, अभी शायोपशमिक वाले गुण स्थान 4, 5, 6, 7 के हैं, और सासादन गुण स्थान सेकेंड है, मिथ्या दृष्टि फर्स्ट है, सम्यक मिथ्या दृष्टि थर्ड गुण स्थान है। तो प्रथमोपशम के बाद वो अपना, क्योंकि अंतर्मुख से ज्यादा वो प्रथमोपशम में नहीं रहेगा, तो वो अब अपना पाथ चूज कर लेगा। अब उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति भी हो चुकी है, अब वो अपने परिणामों के अकॉर्डिंग थर्ड गुण स्थान में भी जा सकता है, सेकेंड में भी जा सकता है, फर्स्ट में भी जा सकता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये उसके फिर अब प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्ति की प्रोसेस एंड मानी जाती है, और उसके बाद क्या क्या अवस्थाएं मिल सकती है तो वो भी हमने खुला कर दिया। ठीक है, इसमें लगभग सब कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन था अनुश्री जी, हाँ, इसमें बंद, अगर सिर्फ बंद चालू हुआ और उदय चालू नहीं हुआ तो ये पॉसिबिलिटी भी है वहां पे? वो बंद के साथ ही उदय भी चालू होगा, अच्छा, ये मतलब फिक्स कंपलसरी है। कंपलसरी है ये? हाँ, कंपलसरी है कि बंद होगा तो उसके साथ उदय भी स्टार्ट होगा, दीदी तभी मेरे भी सेकंड गुण स्थान में हाँ, रहेगा। पॉसिबिलिटी तो अपन जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा ना कि बंद, सॉरी, D3 का उपशम और A4 का बंद चालू हुआ तो वो ससरण संकेत है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस हम मान सकते हैं, और यहाँ पे ये पॉइंट अपन नोट कर सकते हैं ना कि अगर प्रथम उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद जीव का जो ये फोर्थ ऑप्शन है जहाँ पे बंद और उदय दोनों साथ में चालू होता है, इस कंडीशन पे जीव सासाधन संकेत प्राप्त कर लेता है ना? तो ये द्वितीय और समय हुआ ना, क्या, द्वितीय, ये द्वितीय उपशम समय हुआ ना, नहीं नहीं द्वितीय जिसमें ऑप्शन नहीं है, जिसमें द्वितीय ये ऑप्शन अपना तो पाथ एक चूज स्थान करेगा, है। जिसमें ये अपना पाथ चूज करेगा तीनों में से, तो वो हाँ, द्वितीय समय तो हुआ, द्वितीय उपशम समय तो हुआ फिर वो। द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व नहीं होता, वो द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व अच्छा, टोटल डिफरेंट चीज है, वो श्रेणी चढ़ने वाली बात को द्वितीय उपशम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, वो उपशम हम्म, द्वितीय उपशम होता है। ओके। ये वो बहुत शायद हाई, मिथ्यात्व की द्वितीय स्थिति की बात कर रहे हैं, शायद वो तो मिथ्यात्व की द्वितीय स्थिति में तो ये सब हुआ है, जो मिथ्यात्व की द्वितीय स्थिति थी उस समय पर अगर वो त्रिपुंज नहीं बनाता प्रथमोपशम में, तो वह मिथ्यात्व की ही रूप में उदय में आते।
अब जब उसको सम्यक्त्व मिल गया, प्रथमोपशम की प्राप्ति हो गई और उसने त्रिपुंज बना लिया, तो अब वो या तो सेकंड गुण स्थान वाला साधन सम्यक दृष्टि कहला सकता है, या वो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि कहला सकता है, या फिर मिथ्या दृष्टि कहला सकता है, या फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि कहला सकता है। द्वितीय स्थिति के टाइम ही ऐसा हुआ, द्वितीय स्थिति तो उदय में आ ही नहीं पाई मिथ्यात्व की, मतलब मिथ्यात्व जो त्रिपुंज बनाया तो वो ऑप्शंस खुल गए, मिथ्यात्व की भी एज इट इज आ सकती है अगर वो उसके परिणाम वापस अशुभ हो जाए तो। इसमें एक चीज पूछना था, शायिक समित का कोई स्कोप नहीं है? शायिक का जस्ट नहीं होता, प्रथमो समित के बाद कोई शायिक का चांस नहीं? तुरंत शायिक का नहीं हो सकता। ओके। शायिक की प्राप्ति के लिए हमको कुछ रूल्स चाहिए होते हैं, वो हम देखेंगे ये आगे। इसमें आपको इस द्वितीयोपशम, फिर उसके बाद फिर शयोपशम है शायद, ये देखो शायिक सम्यक, तो ये जीव हो तो ही शायिक सम्यक्त्व वाला हो सकता है। और सबसे पहली बात तो अगर आपने उसमें जो हमारा 11 चैप्टर था उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको ध्यान में होगा हमने देखा था कि जीव एक भव में अगर उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो वो शपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा। मतलब अगर वो उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करे, मतलब आगम ऐसा मानते हैं कि उपशम श्रेणी को अगर प्राप्त कर रहा है तो फिर वो उस भव में शायिक सम्यक्त्व को प्राप्त, मतलब शपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा, वैसी वाली बात हो जाती है। देखो यहाँ पर इसमें वापस से वो रिकॉल भी करा है द्वितीय उपशम में। दीदी वो तो श्रेणी की बात है ना, समकित की बात थोड़ी ना कही गई है वहां पे कि अगर उपशम सम्यक प्राप्त किया है तो उसको शायिक में कन्वर्ट नहीं कर सकता। वो श्रेणी की बात में, मतलब ऐसा पूछ रही हूँ दीदी आपसे। हाँ, वो बात सही है, पर मैं एक बार वापस किसी से पूछती हूँ, क्योंकि जो श्रेणी है, अगर शपथ श्रेणी है उसका बहुत सारा रिलेशन शायिक सम्यक्त्व से रहता है, तो उसी भाव में, मतलब वैसे तो प्रथमोपशम के जस्ट बाद, देखो यहाँ तो ये तो क्लियर है कि प्रथमोपशम के जस्ट बाद तो शायिक मिलता ही नहीं है, सिर्फ 4 ही अवस्था मिल सकती है, सास्वादन सम्यक्त्व की, शयोपशमिक की, और या फिर सम्यक मिथ्यात्व की, या फिर मिथ्या दृष्टि की। ये 4 ही खुला है प्रथमोपशम के बाद। इनफैक्ट प्रथमोपशम के जस्ट बाद द्वितीयोपशम भी नहीं है। ऐसा भी नहीं बताया कि अगर 7th गुण स्थान, क्योंकि द्वितीयोपशम के लिए जीव 7th गुण स्थान में हो, मतलब उसकी योग्यता है 7th गुण स्थान में है तो वो द्वितीयोपशम कर सकता है, पर ऐसा भी नहीं बोला कि प्रथमोपशम अगर 7th गुण स्थान पहुंचा तो वो वापस 8th में चला जाए और श्रेणी चढ़ जाए, तुरंत भी नहीं, ये भी नहीं बताया। वो कंपलसरी नीचे आएगा ही आएगा, मतलब या तो शयोपशम में आएगा, या फिर सम्यक मिथ्यात्व में आएगा, सासादन में आएगा, या मिथ्यात्व में आएगा। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ? हाँ, एक बार पूछ लीजिए। एक बार ना रुकना, ये हम लोग एक बार इसको या तो रीड आउट करना है अभी, या फिर आप लोग वापस करना चाहोगे एक बार सेल्फ रीड आउट? रीड आउट करो। एक बार रीड पढ़ आउट लेते हैं, तो जिनके डाउट है, जिनको समझ नहीं आया, क्योंकि ये एकदम से मैंने इसलिए सारी चीजें एक साथ ले ली कि वो पूरी प्रोसेस आपको व्यवस्थित समझ में आ जाएगी। फिर हम टुकड़े टुकड़े, अभी क्या कर रहे थे, हम टुकड़े टुकड़े में पढ़ रहे थे ना, तो थोड़ा सा, मतलब ठीक है वो भी जरूरी था टुकड़े में पढ़ना, पर अभी एक बार पूरी प्रोसेस समझ ली है तो अब वापस से एक बार उसको रीड आउट कर लेते हैं ना। हमने यहाँ तक देख लिया था, एक बार फिर से ये देख लेते हैं। एक बार सादी मिथ्या दृष्टि को एक्सप्लेन। सादी मिथ्या दृष्टि का ना अभी यहाँ पे वर्णन नहीं है, तो हम उसको नहीं देखे तो मतलब वो सही रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें दीदी हाँ, दीदी ये इसमें गैप कम में, इसके पहले आप और जो दिखाए थे, हाँ ये मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति थोड़ी सी दिखाई गई है और मिथ्यात्व की द्वितीय स्थिति बहुत सारी, क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति कितनी बची, हमारा अनिवृत्ति हो गया था, सिर्फ एक संखेतम बचा था, उस एक संखेतम में भी हमने अंतरकरण स्टार्ट किया, और अंतरकरण जो मैंने ये बताया था ना कि यहाँ से पूरा ये पूरा अनिवृत्तिकरण था, और फिर अनिवृत्तिकरण में भी क्या हुआ, बहुसंख्य व्यतीत हो गया, बहुसंख्य व्यतीत होने के बाद फिर हमने अंतरकरण स्टार्ट किया, फिर इतने टाइम तक अंतरकरण चला, और अंतरकरण जब चला मतलब ये पूरी जगह खाली हो गई, तो ये पूरी जगह खाली हुई तो सिर्फ अब इतना सा पार्ट रिमेनिंग बचा हुआ है उसका, उतने में उसने क्या करेगा, मिथ्यात्व की जो प्रथम स्थिति है उतने में उसका उदय आएगा और फिर वो अंतर में प्रवेश कर जाएगा, इसीलिए वो थोड़ी सी बची है। मतलब वो संकेतम भाग वाली स्थिति है ये।
जो हाँ, बची एक हुई संकेतम संख्या। भाग वाली, हाँ। अनिवृत्तिकरण, वैसे अनिवृत्तिकरण कितना छोटा है, अंतर्मुहूर्त का ही है ना बस। और अंतर्मुहूर्त का जो छोटा सा भाग है उसके भी हमने बहुसंख्य निकाल दिए, और उसमें से भी एक संकेतम भाग बस बचा। और एक संकेतम भाग में भी अंतरकरण की प्रोसेस चल रही थी, और समय आगे बढ़ता गया। थोड़ा सा पार्ट बचा, वो मिथ्यात्व की फर्स्ट स्थिति बताई। और फिर ये जो अंतर क्रिएट हुआ है वो भी अंतर्मुहूर्त का है। और उसके बाद तो हमारे पास पता नहीं मिथ्यात्व की कितनी स्थिति होगी, भले ही वो अंता कोड़ी सागरोपम है, उससे ज्यादा नहीं होगी, पर अंता कोड़ी सागरोपम में तो बहुत होता है ना अंतर्मुहूर्त की अपेक्षा। तो नीचे की अंतर्मुहूर्त है और उसके बाद की जितनी भी है उसको हमने त्रिपुंज बना दिया है, ऐसा। ठीक है, दीदी एक क्वेश्चन इसलिए वो था, बहुत इसमें छोटा जो है। दिया हुआ है अंतःकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति के उदय के साथ साथ अनंता अनुबंधी चतुष्क का उदय भी चालू हो जाता है। मतलब जो हमारी मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति है उसमें हमारा A4 का उदय भी चालू हाँ, है ना। वही। एंड वैसे ही वो अंतःकरण में एंटर हुआ, मतलब वो प्रथम उपशम में आ गया। तो उस समय जीव के कितने कर्म चालू रहते हैं? कर्म तो आठों ही चालू, मतलब क्या बंध उदय, क्या बात, उदय की अगर बात चल रही है तो आठों ही उदय में है कर्म तो। लेकिन अच्छा, लेकिन जो अनंतानुबंधी चतुष्क है स्पेसिफिकली, उसका क्षयोपशम चल रहा है। और मिथ्यात्व का तो उदय है ही नहीं, उसका तो उपशम है ना। अच्छा। तो यहाँ हमने पे देखा क्षयोपशम, अच्छा वो सेम D3 प्रोसेस की जो होगा। D3 जो है, वो D3 जो प्रकृतियां है तीनों हम्म हुई है, उनमें से तीनों में से किसी का भी उदय नहीं है। उदय तो बाद में होगा, जो त्रिपुंज वाली रेंज में जब हम जाएंगे तब होगा उदय। तो अभी तो तीनों का ही उपशम है, सत्ता में है, बिकॉज बाद में हमको दिख रहा है आगे की स्थिति कि बाद में वो आएंगी उदय में। पर वो अभी सत्ता में होने के बाद भी अभी उदय में कुछ नहीं है, अंतर में कुछ भी नहीं है D3 का, ना मिथ्यात्व है और ना ही दोनों स्थितियां। दोनों स्थिति भी इस अंतर के बाद से स्टार्ट हुई है। सत्ता भले ही उसकी क्रिएट हो गई, फर्स्ट समय पर ही 28 की सत्ता क्रिएट हो गई, मतलब त्रिपुंज बन गया और ये 3 भाग कर दिए, दोनों सत्ता भी एड ऑन हो गई। पर फिर भी उदय किसी का नहीं है। तो उदय नहीं है मतलब उपशम है, सत्ता में है पर उदय नहीं है, मतलब क्या है, उनका उपशम है। और A4 के लिए हमने क्या बताया था चार्ट में, क्षयोपशम है उनका। अच्छा। ठीक है, और उस समय अगर जीव की एक अवली का मतलब कम से शेष कम एक, बचे हाँ, अगर ये कंडीशन हो तभी वो साधारण संकेत प्राप्त कर सकता है। अगर एक थोड़ा नहीं, भी ऊपर 6 नीचे हो तो, छह हाँ, अवली का। 6 अवली, वही बोल हाँ, रही हूँ, 6 अवली का। अगर वहां पे वो 5 अवली का शेष बचे तो भी हो सकता है ना। उत्कृष्ट 6 है। जगने तो हाँ, एक समय ही बच रहा है और अनंत अनुबंधी का उदय, मतलब बस एक समय बचा था और वो आगे बढ़ जाता। उपशम समय का मात्र एक समय बचा, तब भी अगर उसके A4 का बंध और उदय स्टार्ट हो गया तो वो सेकंड गुण स्थान में चला जाएगा। ओके, क्लियर दी, थैंक यू। ठीक है, एक बार हम इसको पढ़ लें। ठीक है, देखो अंतरकरण में अभी जिन्होंने बोला था कि समझ नहीं आया, तो ये अंतरकरण से देखना है क्या, पूर्वकरण तक कंप्लीट हो गया, समझ आ गया शशि आंटी? एक बार रिवीजन करा दीजिए दीदी। रिवीजन जैसे तो हम लोग समझ ने एक बार देखा है, पढ़ना कहाँ से है वो देखते हैं। अंतःकरण की प्रक्रिया से पढ़ लेते हैं मैम। आज अंतःकरण की प्रक्रिया से। अंतरकरण। और शशि आंटी आप क्या बता रहे थे? मैं कह रही हूँ, एकदम समझ में नहीं आया जैसे आना चाहिए ना, एकदम थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। हाँ, मतलब क्या कंफ्यूजन, कहाँ से कंफ्यूजन है, एक बार हम उसको पढ़ते जाएंगे तो और क्लियर होता जाएगा। कहाँ ये से जो है आपको अनिवृत्ति कंप्लीट हो गया? अनिवृत्ति का जैसे बहुसंकेतम भाग व्यतीत हो गया और एक हाँ, बचा, उसके बाद की थोड़ी सी कम समझ आई। उसके बाद ही सब कुछ स्टार्ट होता है। वहां तक तो नॉर्मल चल रहा था, जैसे अपूर्वकरण में चल रहा था वैसे नॉर्मल चल रहा था। उसके बाद फर्स्ट समय में ही क्या कर लेता है, जैसे एक संकेतम भाग बचा था, और वैसे ही जैसे एक संकेतम भाग में प्रवेश हुआ और जीव क्या करना स्टार्ट करेगा, गैप क्रिएट करेगा मिथ्यात्व के दलिकों का। तो मिथ्यात्व के दलिकों का गैप तो क्रिएट हो रहा है,
पर वो गैप कब क्रिएट होगा, तुरंत हो जाएगा क्या? तो वहीं का वहीं नहीं होता, वो अनिवृत्तिकरण को पूर्ण करेगा उसके बाद होगा। अनिवृत्ति में कितना टाइम बचा है अभी? अंतर्मुहूर्त एक संकेतम भाग। एक संकेतम अंतर्मुहूर्त तो भाग। है, अंतर्मुहूर्त तो है, संकेतम एक भाग। संकेतन भाग बस बचा है ना? तो उस एक संकेतन भाग में वो कुछ नहीं करता। अंतर कब करता है क्रिएट? अंतर मतलब गैप बनाना, उस रेंज में, उस रीजियन में कोई भी प्रदेश नहीं बचेंगे, उसको कहेंगे गैप क्रिएट करा, अंतर बनाया। तो वो अंतर होता है अनिवृत्तिकरण के बाद वाला अंतर्मुहूर्त। और अंतर्मुहूर्त तक क्यों लिया? क्या जब वो हुआ? गैप क्रिएट कर, तो जो मिथ्यात्व दली के वो जो थोड़ा संकेतम भाग बचा उसमें डालता है मिथ्यात्व दली। दोनों तरफ थोड़ा संकेतम, जो एक थोड़ा मतलब एक संकेतम जो बचा है थोड़े से उसमें डालेगा और थोड़े से इतने गैप के बाद डालेगा। अच्छा समझ अच्छा। आया? हाँ, मतलब आया देखो, आया। जैसे ऐसा बोला, ऐसे थोड़ा सा इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लेके समझते हैं सिंपल भाषा में। अभी आपके पास मान लो आपके पास गेहूं है, ठीक है? गेहूं या फिर कोई और चीज ले लेते हैं, मान लो मिठाई है कोई भी, ठीक है? अब उस मिठाई को आपने क्या करा, आपने बोला कि अभी मेरा ये जो प्रेजेंट समय है, इस समय से लेकर अगले 15 मिनट, ठीक है, अगले 15 मिनट तक मैं क्या करूंगी, मतलब अगले 15 मिनट के बाद से, अगले 15 मिनट के बाद, अभी के जो 15 मिनट है उसमें से आपको 5 मिनट लगे किसमें, एक प्रोसेस करने में। कौन सी प्रोसेस? आपने प्रोसेस ऐसी करी कि जैसे मान लो अभी 8 बजे हैं, 8:15 बजे के बाद 8:15 बजे से 8:45 बजे तक या फिर 9 बजे तक, मान लो जो अंतर्मुहूर्त है वो 45 मिनट्स का लगभग, तो 8:15 से 9 बजे तक आप उस बीच में कोई भी मिठाई नहीं खाओगे, ठीक है? तो अब उस मिठाई को जो उस समय पर थी, जैसे मतलब ऐसे मान लो कि आप एक एक समय में एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो और फिर 15 कदम के बाद हर कदम पे एक मिठाई रखी हुई है, तो एक हर मिठाई आप एक समय पर खाते, तो उस समय मतलब 8:15 से 9 बजे तक में आप कोई भी मिठाई नहीं खाओगे। तो उस बीच में जो भी मिठाई आपको खानी थी, तो कुछ मिठाई को तो आप 8 से 8:15 के बीच में रख लोगे और कुछ मिठाइयों को आप 9 बजे बाद खाने के लिए रखोगे, और 8:15 से 9 बजे के बीच में आप कोई भी मिठाई नहीं खाओगे। तो वो क्या, एक गैप क्रिएट हो गया कि इस समय पर कुछ भी नहीं खाएंगे, ठीक है? अब ये जो गैप क्रिएट हुआ, अब जब आप 8 बजे से, ये गैप क्रिएट करने में आपको 8 से 8:05 हो गई, 8:10 हो गई समझ लो, तो आप एक समय आगे बढ़ते जा रहे थे, 8:10 हुई, अब 8:10 पे आपने वो पूरा 8:15 से 9 का पूरा खाली कर दिया, इस जगह पर कोई इस टाइम पर कोई भी मिठाई नहीं खाना है। अब आपका जो रिमेनिंग बचा हुआ है 8:10 से 8:15, उसमें तो आपके पास टाइम है ना, आप खा सकते हो मिठाई, तो उतने टाइम में आप मिठाई खाओगे, मतलब मिठाई खा रहे हैं मतलब क्या, मिथ्यात्व का उदय है, ठीक है? मिथ्यात्व का उदय है, अनंतानुबंधी चतुष्क का भी उदय है। अब ये आपने ये 5 मिनट तक मतलब मिठाई खा ली, 8:15 का टाइम हो गया, अब आप क्या हो गए, अनिवृत्तिकरण के जो जितना बचा था काल, उससे आप मुक्त हो गए हो, मतलब मुक्त तो क्या मतलब कि आप उससे ड्यूरेशन को पास कर चुके हो। अब आप अनिवृत्तिकरण से, अब आपका जो 8:15 का समय था, अब उससे अगले समय, मान लो 8:16 पे जब आप प्रवेश करोगे, तो आप 8:16 पे कोई भी मिठाई नहीं खा रहे होगे उस समय, मतलब मिथ्यात्व का उदय नहीं है। मिथ्यात्व का जब उदय नहीं है लेकिन आपके पास मिठाई है, सत्ता में मिथ्यात्व वेदनी है पर उदय नहीं है, तो क्या कहलाता है? सत्ता में होना, उदय नहीं होना मतलब उपशम है। तो आपके मिठाइयों का क्या हो गया, उपशम समझ लो, मिथ्यात्व वेदनी का उपशम है। अब जब मिथ्यात्व वेदनी का उपशम आया, तो उस समय पर मिथ्यात्व वेदनी का उदय नहीं है, तो मिथ्यात्व वेदनी के उदय में क्या होता है, सम्यक्त्व का नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है सम्यक्त्व गुण। जब मिथ्यात्व वेदनी ही नहीं है तो आपका सम्यक्त्व का गुण प्रकट हो जाएगा, ठीक है? अब सम्यक्त्व का गुण प्रकट हुआ, तो कौन सा सम्यक प्रकट हुआ? अब ये जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व है 8:16 से 9 बजे तक का, तो उस समय पर आप 8:16 पर ही आप क्या कहला गए, प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहला गए,
और 8:16 पर ही आपने क्या करा, आपने जो 9 बजे के बाद आपको जो मिठाइयाँ खानी थी उन मिठाइयों को डिवाइड कर दिया। कुछ को सफेद रसगुल्ला जो था वो उस तरफ रख दिया, कुछ को गुलाब जामुन बना दिया और कुछ जो थे वो इम्प्योर रहेगा, ना व्हाइट रहे ना ब्लैक में रहे। ठीक है, तो ये प्रोसेस, ये क्या हो गई 9 बजे के बाद वाली जो मिठाइयाँ थी, मतलब द्वितीय स्थिति में जो दलिक पड़े हुए थे मिठाइयों के, कुछ को शुद्ध कर दिए, कुछ को पूर्ण रूप से अशुद्ध ही रहने दिए और कुछ को क्या करा, अर्ध विशुद्धि हो गई। ठीक है, अब उसके बाद आपका 8:16 पर ही आपने ये त्रिपुंज बना दिया, इसको कहते हैं त्रिपुंज बनाना मिथ्यात्व के दलिकों का। अब त्रिपुंज तो आपने बना दिया, पर अभी आपका मिथ्यात्व का उदय नहीं रहेगा, फिर मिथ्यात्व का उदय नहीं रहेगा, आगे बढ़े 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 और उसके बाद फिर जब आपके 9 बजे और 9 बजने में आपको मान लो 6 आवलिका का समय है, या फिर 6 आवलिका से कम, 5 आवलिका, 4 आवलिका, कम 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 करते एक समय भी बचा है, और उस समय पर मान लो आपके जो अनंतानुबंधी चतुष्क है उसका क्या हो गया, बंध और उदय हो गया, तो आप सेकंड गुण स्थान में कहला जाओगे, सास्वादन सम्यक दृष्टि कहला जाओगे और फिर आप मिथ्यात्व में चले जाओगे। ठीक है, फिर आपको गुलाब जामुन ही खाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मान लो आपका ये नहीं हुआ, आप 9 बजे तक आप प्रथमोपशम में रहे, अब प्रथमोपशम में अब आपके पास अगर भाव शुभ हुए तो आप रसगुल्ले पे जा सकते हो, मतलब सम्यक वेदनी का उदय हो सकता है, और अगर आपका अत्यंत अशुभ रहे तो आप मिथ्यात्व वेदनी का उदय प्राप्त करोगे, और अगर बीच की अवस्था रही तो फिर आप सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की अवस्था में कहला जाओगे 9 बजे के बाद। ठीक है, अब क्लियर हुआ? थोड़ा सा कोशिश करी है। हाँ हाँ, क्लियर हुआ, थोड़ा क्लियर हुआ। है ना, एक बार वापस इसको जब देखेंगे ना, अभी तो टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में या फिर आप एक ही आप लोगों के लिए होमवर्क है, स्पेशली जिनकी बुक आ गई है उनके लिए, कि आप इसको एक बार पढ़ के रखना। कहाँ तक पढ़ के रखना? ये पूरा अनिवृत्तिकरण हमने कंप्लीट कर लिया है, कोद्रव वाला पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, 3 पुंज हमने देखे, सम्यक वेदनी का, मिथ्यात्व वेदनी का, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का। फिर उसके बाद फिर हमने ये भी देख लिया है कि प्रथमोपशम की प्राप्ति के, मतलब प्रथमोपशम सम्यक की जो अवस्था थी अंतर्मुहूर्त की, उसके बाद की क्या क्या अवस्थाएं प्राप्त हो सकती है, जो द्वितीय स्थिति में हमने त्रिपुंज बनाया उनमें से, तो वैसी सब हमने वहां तक देख लिया। तो पेज नंबर 14 का हाफ, द्वितीय उपशम के पहले पहले, वो क्या हो गया हमारा, लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक बार समझने का, आप एक बार पढ़ के देखना सेल्फ में, और फिर नहीं समझ आता है तो फिर हम आगे करेंगे, थोड़ा सा एक बार वापस रिवीजन लेके फिर नेक्स्ट क्लास में द्वितीय उपशम स्टार्ट करने के भाव है। ठीक है, आज इतना ही। किसी के और कोई डाउट है क्या विशेष? अपूर्व, आपको व्हाट्सएप में मैसेज करूंगी, फिर आप मुझे प्लीज बताइएगा। ठीक है दीदी, ये जो अच्छा। बहुसंख्यक भाग है ना, बहुसंख्यक भाग है ना, तो ये बहुसंख्यक भाग किसका, बहुसंख्यक भाग मतलब कितना का बहुसंख्यक भाग बताया? अंतःकरण कोण का किसका बहुसंख्यक भाग कितना? अंतर्मुहूर्त, टोटल अनिवृत्तिकरण अंतर्मुहूर्त ही है। अच्छा, अंतर्मुहूर्त का का बहुसंख्यक। बहुसंख्य निकला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कहलाएगा वो भी अंतर्मुहूर्त के अंदर ही, पर हाँ ऐसा बताया कि बहुत सारा पार्ट है, जैसे हम पूरा 1 घंटे में 15 मिनट अलग ले रहे हैं और 45 मिनट अलग ले रहे हैं, वैसा वाली बात हो गई कि बहुसंख्य तो निकल गया और शेष बस एक संख्यतम बचा है, ऐसा। ठीक है, अच्छा, ठीक है। आज क्लास इतने ही रखते हैं। एक पूछिए। हाँ, एक डाउट, अपूर्वकरण में स्थिति बंद और स्थितिघात एक साथ होता है ना, तो वो सब कर्मों का एक साथ होता है, या जिस प्रकृति का बंद हो रहा है उसका के घात भी एक साथ होता है? गुड क्वेश्चन, मैं एक बार पूछ के आपको बताती हूँ ना। अगर आप नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहो तो ठीक, नहीं तो आप एक बार पर्सनल पे हाय भेज देना, तो मैं आपको या तो पर्सनल पे भी बताती हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस हाँ, करना है। ठीक है। यही क्वेश्चन है ना आपका कि जो जिस प्रकृति का स्थिति बंद हो रहा है उसी का ही घात होता है क्या? हाँ यही हाँ क्वेश्चन है ना? हाँ ठीक। हाँ। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेंद्र।
जय नरेंद्र।